हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप आप सारे ठीक हो। आई विश आप सारे ठीक रहें। सो आज की क्लास में जैसा कि आपको टॉपिक नज़र आ रहा है रैंडम वेरिएबल, हम लोग रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक एकेडमिक लेवल के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल मतलब 12वीं क्लास के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे आपने इसको पढ़ा है बट थोड़ा सा टच करके आए हो बस। आप इसको ज़्यादा डिटेल में आप रैंडम वेरिएबल के नहीं गए हो, जो कि आज आप जाओगे। ये टॉपिक जो बेसिकली है रैंडम वेरिएबल, ये टॉपिक रैंडम वेरिएबल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के पर्सपेक्टिव से आपको आज पढ़ाया जाएगा, जिसमें सारे कंसेप्ट, सारे न्यूमेरिकल, उनके सॉल्यूशन, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, जहाँ पे हम रैंडम वेरिएबल्स का मतलब पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेशंस, वेरिएंसेस पढ़ेंगे, बहुत कुछ। अच्छी खासी लंबी क्लास होने वाली है। ठीक है, सो नीचे PDF होगी बुकलेट की, जिसमें सवाल होंगे, वो आप डाउनलोड करके रख लीजिए पहले। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दी कंसेप्ट और टॉपिक रैंडम वेरिएबल। सबसे पहले मैं इसकी एक परिभाषा लिखना चाहूँगा। परिभाषा मीन्स डेफिनेशन लिखना चाहूँगा, जो मैं चाहूँगा मेरे साथ बच्चे लिखें। ठीक है, देखो क्या रैंडम वेरिएबल और स्टोकास्टिक वेरिएबल, एक इसका नाम स्टोकास्टिक भी होता है, is described as a variable whose values depends on the outcome of random एक्सपेरिमेंट। दिस इज द बुकिश लैंग्वेज। ये बेसिकली एक किताबी परिभाषा है, किताबी डेफिनेशन है, बट मैं चाहता हूँ एक डेफिनेशन जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो आप लोग यूज़ करें। ठीक है, और रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल whose possible values are the numerical outcomes of random experiment और random phenomena, जो भी उसको देखो ध्यान से। जब भी हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ी तो वहाँ पर सबसे पहले कंसेप्ट निकल कर आया रैंडम एक्सपेरिमेंट। हम रैंडमली कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या हम कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ईदर टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, ड्राइंग अ बॉल, बेसिक जो मैंने एग्जांपल आपको दिए। वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट करते वक्त हम लोग सबसे पहले बनाते हैं सैम्पल स्पेस। उस एक्सपेरिमेंट से जो भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, कॉल्ड सैम्पल स्पेस। ठीक है, अब किसी भी पॉसिबल आउटकम्स की अगर बात की जाएगी, जैसे मैं बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से सुनना। इफ आई टॉस्ड अ कॉइन, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम, हेड और टेल। रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज पॉसिबल वैल्यूज आर द न्यूमेरिकल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। न्यूमेरिकल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम रैंडम वेरिएबल मानते हैं किसको? हमें पता है जब हम कॉइन को टॉस करने वाले हैं तो टॉस करने पे हमारा इंटरेस्ट है मान लो हेड जानने पे। ठीक है, अब कितने हेड आएंगे वी डोंट नो एग्जैक्टली कितने हेड आएंगे, एग्जैक्टली एक बारी में क्या होगा हम नहीं बता सकते, रैंडम वेरिएबल है। सो नंबर ऑफ हेड फॉर टॉसिंग अ कॉइन वन टाइम, ठीक है, इज अ रैंडम वेरिएबल। सो इज नंबर ऑफ टेल। बात समझ में आई मेरी? नहीं तो दोबारा सुनो। तो दोबारा सुनने वाली बात यह है बेटा कि जब मैंने एक कॉइन को टॉस किया, मेरे सैंपल स्पेस आए, मेरा एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट में मेरा रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल मैं लेट कर रहा हूँ, लेट अस सपोज ईदर नंबर ऑफ हेड और अ नंबर ऑफ टेल। मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, सो नंबर ऑफ हेड इज अ रैंडम वेरिएबल बिकॉज वी डोंट नो, ठीक है, कि एग्जैक्टली एक कॉइन को छानने पे कितने हेड आएंगे एक बारी। मतलब मैं एक यूनिक आंसर नहीं दे सकता। तो जब कोई यूनिक आंसर नहीं है ना किसी भी एक पर्टिकुलर क्या नाम है
वेरिएबल का, तो वो रैंडम वेरिएबल में काउंट होगा। ठीक है, और रैंडम वेरिएबल के कंसेप्ट हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जहाँ प्रोबेबिलिस्टिक क्वेश्चन हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिस्टिक क्वेश्चन से हम लोग डील करते हैं। जैसे मान लो मैं x मान लेता हूँ नंबर ऑफ हेड्स, मैं x मान लेता हूं नंबर ऑफ हेड। हाँ, जब मैंने एक कॉइन को उछाला तो नंबर ऑफ हेड क्या क्या हो सकते हैं? या तो x कैन टेक, या तो एक भी हेड ना आए या वन हेड आए, 0 और 1, ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ना इसकी। बोलो, अगर मैंने एक कॉइन को उछाला और मैं नंबर ऑफ हेड में इंटरेस्टेड हूं और नंबर ऑफ हेड मेरा एक वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल रैंडम वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि उस वेरिएबल की कोई यूनिक वैल्यू नहीं है। ये पॉसिबल वैल्यूज है। देखो, रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज पॉसिबल वैल्यूज आर द न्यूमेरिकल आउटकम, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है हमेशा रैंडम वेरिएबल बेटा, हमेशा। कोई कहता है हेड टेल तो नहीं है रैंडम वेरिएबल, नो, मतलब जो भी आउटकम आया उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट में करना चाहूं, जैसे हेड आया तो नंबर ऑफ हेड्स में जानना चाहूं, लाइक दिस। ठीक है, न्यूमेरिकल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, बहुत आसान है। मैं एक दो और आपके सामने परिभाषा मतलब एग्जाम्पल रख देता हूं सो दैट आपको क्लियर हो जाए। देखो, टॉसिंग अ डाई, टॉसिंग अ डाई और throwing a die, या tossing a coin 2 times, let us suppose, tossing a coin 2 times, let us suppose। हाँ, एक कॉइन को 2 बार उछाला मैंने, ठीक है बच्चों, 2 बार उछालने, ठीक है। अगेन मान लो x नंबर ऑफ हेड है, तो 2 बार उछालने पे x क्या क्या हो सकता है? इधर 0, एक भी हेड ना आए, या एक हेड आए, या 2 हेड आए, सिंपल। पेपर में रैंडम वेरिएबल कैसे डिटरमाइन करोगे? एग्जामिनर बोलेगा कंसीडर दिस स्टेटमेंट एज अ रैंडम वेरिएबल, उसके बेसिस पे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता कर लो। बड़ा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ, मतलब इससे ज्यादा नहीं है रैंडम वेरिएबल कुछ। हाँ, मतलब इसके पार्ट्स हैं, बाकी आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चंस हैं, बट रैंडम वेरिएबल को समझाने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी सवाल करते जाओगे, बहुत सारे सवाल मिलेंगे, वहां मैं बार बार बताते जाऊंगा क्यों ये रैंडम वेरिएबल है, क्यों रैंडम वेरिएबल। भाई जहां रैंडम समझते हो ना, रैंडमली कुछ भी हो जाए। पेपर देने बैठे, एग्जाम दे रहे हैं, कितने मार्क्स आएंगे, रैंडम है, मतलब कुछ भी हो सकता है, 0 से 100 के बीच कुछ भी मार्क्स आ सकते हैं। तो आपके मार्क्स एकदम से यूनिक नहीं है ना, जब तक पेपर चेक होके आपके हाथ पे पेपर मतलब ना आ जाए, वो यूनिक नहीं है ना, तब तक तो आपके लिए आपके मार्क्स रैंडम है। या तो 0 आएंगे, या 1 आएंगे, या 2 आएंगे, या 3 आएंगे, 4 आएंगे, टिल 100 तक कुछ भी आ सकता है। दैट ऑल्सो कैन बी अ रैंडम, दैट ऑल्सो मतलब कैन ऑल्सो बी अ रैंडम वेरिएबल, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया। और रैंडम वेरिएबल का मतलब, ठीक है, रैंडम मतलब होता है सडन। ठीक है, अब कॉइन को छाला, डाई को छाला, बॉल निकाली, तो वहाँ पे अगर मैं किसी भी वेरिएबल का रैंडम वेरिएबल देता हूँ और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालता हूँ, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिक नहीं होती, कुछ भी हो सकती है, जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया। अब हम आगे मूव करेंगे बेटा रैंडम वेरिएबल के पार्ट पे, जो कि हैं क्या, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। ठीक है, पहले आप इसको अच्छे से समझ लो। ओके गाइस, सो आफ्टर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, अब हम आगे मूव करेंगे द टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। मैं लिखता हूं सबसे पहले, देखिए, रैंडम वेरिएबल 2 टाइप्स, व्हाट आर दे? डिस्क्रीट एंड continuous. Okay, these are the 2 types of random variable. Let me write the definition of this. It is a variable that can take countable, finite or infinite set of values. Okay? अभी
डेफिनेशन लिख लो पहले. इट इज अ वेरिएबल दैट कैन टेक इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज. हर किताब में अलग अलग है, ठीक है. देखो बेटा, सबसे पहले मैं काउंटेबल की बात करता हूँ. एक काउंटेबल क्या है? काउंट किया जा सकता है. काउंटेबल होता है, हम उसको काउंटेबल कहते हैं 1-to-1 मैपिंग. देखो, जैसे कि मैं कोई भी एक रैंडम वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, फाइन. इसकी पॉसिबल वैल्यूज लेता हूँ. क्या मैं लेता हूँ? मान लो 0, 1, 2, 3 फाइनाइट वैल्यूज हैं, ठीक है. अच्छा, जब कोई चीज़ फाइनाइट है, पता है भाई इतनी ही वैल्यूज है, काउंटेबल फाइनाइट है स्पेशली, ठीक है, तो वो डिस्क्रीट के अंदर काउंट होती है. काउंटेबल मतलब 1-to-1 मैपिंग. जैसे मैं कर सकता हूँ पहला नंबर 0, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर ये, डिस्क्रीट है. कोई कहता है, किसी के दिमाग में ना ये फितूर भर दिया जाता है कि डिस्क्रीट तो इंटीजर वैल्यूज ही लेता है. नो, यू आर रॉन्ग, गलत बात. देखो, अगर मैं डिस्क्रीट में ऐसे लूँ 0, 1.1, 1.2, 1.4 एंड 9, मान लो सिर्फ ये वैल्यूज अगर कर रही है, ये भी डिस्क्रीट है यार, फाइनाइट है, काउंटेबल है. फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर ये, फोर्थ नंबर ये, फिफ्थ नंबर. 1-to-1 मैपिंग जब होती है, जब नेचुरल नंबर के हिसाब से किसी रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज की मैपिंग होती है ना बेटा, तो वो डिस्क्रीट में काउंट होता है. नेचुरल नंबर के हिसाब से मतलब नेचुरल नंबर पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन. तो 1 मतलब पहला नंबर क्या है, 2 यानी दूसरा नंबर क्या है, 3 यानी तीसरा नंबर क्या है, एंड सो ऑन. अगर नेचुरल नंबर के हिसाब से 1-to-1 मैपिंग हो रही है तो वो डिस्क्रीट में काउंट होगा. फाइनाइट तो है डिस्क्रीट, उसमें तो कोई किंतु और परंतु है ही नहीं, ठीक है. बट व्हाट अबाउट द इनफाइनाइट, इनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज क्या है? देखो, ध्यान से देखो. मान लो तुम्हारे पास ये वैल्यूज है 1 2 3 4 सो ऑन, ये डिस्क्रीट है. ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है क्योंकि तुम हर किसी को काउंट, पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो मतलब 1-to-1 मैपिंग हो रही है ना. कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं समझ में आ रहा, अभी रुक जाओ, 2 मिनट दे दो, सिर्फ 2 मिनट और देख लो, मतलब दिमाग के अंदर घुस जाएगा अच्छे से. दैट्स माई प्रॉमिस, ठीक है. देखो, ओके, ये थोड़ा सा और इधर आ जाए. मान लो कुछ अगर ये आती है वैल्यू 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, यही वैल्यूज है, इस तरीके से जा रही है, 0.1 से इंक्रीज हो रहा है. अगेन ये डिस्क्रीट है, 1-to-1 मैपिंग हो रही है. फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर ये, फोर्थ नंबर ये, फिफ्थ नंबर ये. सो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट. डिस्क्रीट जब कोई फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज है तो कोई टेंशन नहीं है, डिस्क्रीट है. इनफाइनाइट में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है. इनफाइनाइट में डिस्क्रीट तब होगा जब काउंटेबल इनफाइनाइट होगा. काउंटेबल मतलब 1-to-1 मैपिंग होगी. बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है. अब मैं ना इस पे आना चाहता हूँ कंटिन्यूस पे, आपको समझ में आता है. इनफाइनाइट मेनी वैल्यू, इनफाइनाइट मेनी वैल्यू, लाइक जैसे कि मान लो रैंडम वेरिएबल वैल्यूज लेता है ये, या रैंडम वेरिएबल बिलोंग्स टू है मान लो 3 से 8. मुझे बात बताओ, ये तो क्लोज इंटरवल है. इंटरवल में जो वैल्यूज होती हैं, एक नंबर लाइन बना लो 3 से 8, ये सारी वैल्यूज. इस बीच में कितनी वैल्यूज हैं? फाइनाइट और इनफाइनाइट. बेवकूफ हो गया अगर फाइनाइट बोलोगे तो, गलत बात हो जाएगी यार. इंटीजर क्यों काउंट कर रहे हो? नंबर लाइन है, रियल लाइन है, तो कितने नंबर? 3.001, 3.002, 3.003, 3 बहुत सारे 0, फिर बहुत सारे 0 1, बहुत सारे 0 2, बहुत सारी वैल्यूज आ जाएगी. कंटिन्यूस 1-to-1 मैपिंग नहीं कर पाओ. कैसे लिखोगे? कोई कहता है मैं तो ऐसे लिखूंगा 3.001, 3.0, सर मैपिंग तो हो रही है, तो ये डिस्क्रीट क्यों नहीं है? क्यों? मतलब तुम्हें क्या सपने आए कि दूसरा नंबर ये होगा? क्या दूसरा नंबर बहुत सारे 0 लाके 1 नहीं हो सकता? यहां 1-to-1 मैपिंग नहीं हो पाएगी बच्चों, तो ये कंटिन्यूस में काउंट. जो रियल लाइन पे नंबर्स होते हैं ना, जब रियल मतलब इंटरवल फॉर्म में जब आपको रैंडम वेरिएबल दे रखा है
वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। मुझे पता तुम लोगों ने रट्टा मार लिया होगा कि सर जब क्लोज ओपन इंटरवल आएंगे हम तो कंटिन्यूस ही मानेंगे। बिल्कुल सही बात। क्यों मानेंगे ये समझ लिया आपने, क्योंकि वो डिस्क्रीट नहीं है, तो वो कंटिन्यूस होगा। सो सिंपल, ठीक है। सो कभी भी आपके इंटरवल या तो ऐसे दे रखे हो या ओपन इंटरवल में हो या ऐसे हो, हाँ, या ऐसे हो, तो बेटा ये सारे के सारे एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के हैं। आई होप क्लियर हो गया उसमें। तो पेपर में पता है बड़े कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे, यार ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। परिभाषा यानी कि डेफिनेशन बसा लो दिमाग में, तो कोई टेंशन नहीं आएगी आप लोग, ठीक है। सबको क्लियर हो गया व्हाट इज डिस्क्रीट एंड व्हाट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। फाइनाइट है तो टेंशन ही नहीं है, कुछ 4-5 वैल्यूज ही हैं, 10 वैल्यूज हैं, 20 वैल्यूज हैं, 100 वैल्यूज हैं सिर्फ, तो वो डिस्क्रीट है। बट इनफाइनाइट वैल्यूज है बट वो काउंट हो सकती हैं। अब कोई कहता है इनफाइनाइट काउंट कैसे होगा? काउंटेबल यहां पर है 1-to-1 मैपिंग, पहला, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन, तो काउंटेबल कहलाता है बेटा। काउंटेबल इनफाइनाइट भी होता है जो 1-to-1 मैपिंग होती है, ठीक है। और बाकी इनफाइनाइट जो रियल लाइन पे लाई कर रहे हैं, सिंपल रियल लाइन ही होगी एक तरीके की पूरी, ठीक है। जैसे ऐसे इंटरवल फॉर्म में तुम्हारे पास आ जाए। आई होप सबको क्लियर हो गया, ठीक है। थैंक यू। अब खत्म नहीं हुई क्लास, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे अब हम काफ़ी अच्छा टाइम लगाएंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ और अब हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे, ठीक है। सारे के सारे हेडिंग डाल लो, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ओके। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, फाइन, ओके। यहां पर x जो है उसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल माना गया, ठीक है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से कंसीडर किया गया। देखो जब कोई रैंडम वेरिएबल है उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटीज भी होंगी ऑब्वियसली। जैसे मैंने बोला मैंने एक कॉइन को एक बार टॉस किया, मैं नंबर ऑफ हेड जानने पे इंटरेस्टेड हूँ, तो एक कॉइन को एक बार टॉस करने पे या तो हेड 0 टाइम्स आएगा या हेड 1 टाइम आएगा। तो एक कॉइन को एक बार उछालने पर 0 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी टेल आया, और 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी एक्चुअली में हेड आया। तो हम लोग के पास जब रैंडम वेरिएबल्स होते हैं तो उसके बाद हमारा फोकस होता है उन रैंडम वेरिएबल की कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, जो कि आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, जो हमारे रैंडम वेरिएबल्स होते हैं उसके बाद हमारा फोकस होता है उन रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज पे, ठीक है। सो डिस्क्रीट में हम सबसे पहले फोकस करेंगे PMF, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, विच इज टू बी डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x। देखो कैपिटल X एक रैंडम वेरिएबल है और स्मॉल x जो है वो रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज है। जैसे कि मैंने बोला मैंने एक कॉइन को एक बार उछाला, मेरे नंबर ऑफ हेड्स जानने में मैं इंटरेस्टेड था, तो नंबर ऑफ हेड 0 आएंगे या 1 आएंगे, ठीक है। सो x कैन टेक वैल्यू 0 और 1। तो ये जो 0 और 1 है ये स्मॉल x की वैल्यूज हैं, ठीक है। मतलब कैपिटल X 0 या 1 में से कुछ भी हो सकता है। तो कैपिटल X की जो वैल्यू होती है उसे स्मॉल x बोलते हैं, बट ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ कुछ किताबों में इसे स्मॉल fx भी बोला जाता है PMF को, हम लोग बट ज़्यादातर इससे पढ़ेंगे। हमारी बुकलेट में भी कहीं पे डिस्क्रीट में लिखा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट ज़्यादातर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को ऐसे डिनोट करें, ठीक है। तो पेपर में ज़्यादातर आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज़ करता है या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ज़्यादातर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, ठीक है, के कॉरस्पॉन्डिंग ये स्टेटमेंट यूज होती है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यहाँ पे मतलब बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज कॉरस्पॉन्ड टू दी रैंडम वेरिएबल्स, सिंपल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बेटा ये इसको लिखते हैं हम लोग। रैंडम वेरिएबल जो भी कैपिटल X है उसकी वैल्यू स्मॉल x है, लेट अस सपोज स्मॉल x1, स्मॉल x2, स्मॉल x3 एंड सो ऑन। अगर मैं काउंटेबल इनफाइनाइट इसे बोलूँ, एंड प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू स्मॉल x, और इसको ऐसे ही बोलते हैं स्मॉल p ऑफ x
दीज आर दी नोटेशंस, आप ध्यान रखें प्लीज़, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में नोटेशन बहुत मैटर करती है। इनकी प्रोबेबिलिटी जो भी होगी, लेट अस सपोज इसकी प्रोबेबिलिटी P1 हो गई, इसकी P2 हो गई, इसकी P3 हो गई एंड सो ऑन। तो ये पूरा एक तरह से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो था वो कुछ इस तरीके से बन गया पेपर में। अब इसमें फंक्शन वर्ड यूज किया है, तो कभी कभार आपके पास आपकी प्रोबेबिलिटी ऐसे ना लिखते हुए एक फंक्शन फॉर्म में भी गिवन हो सकती है। एक मतलब फंक्शंस बन सकता है। मान लो अगर ये कोई GPAP सीरीज फॉलो कर रहा है, तो तुमने एक इसको फंक्शन नेचर में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी। अगर एग्जामिनर बोलता है फाइंड आउट दी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो आपको इस तरीके से पूरा इसको बनाना पड़ेगा, पहले रैंडम वेरिएबल और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटीज। सिंपल, वेरी सिंपल। अभी करेंगे बेटा सवाल, तो आपको और बेटर तरीके से पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, ये बात तो हो गई इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। सर्टेन प्रॉपर्टीज यू नीड टू रिमेंबर गाइज। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज जो होती हैं, वो सारी की सारी 0 से 1 के बीच में आकर करनी चाहिए, ठीक है। ये तो बेसिक फंडा है। एंड समीशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1। यार रैंडम वेरिएबल में आप सारे पॉसिबल केसेस ले लेते हो ना, तो जैसे आप बचपन में पढ़ते थे, काले बादल छाए हुए हैं, आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो 50-70% चांस है बारिश होगी, 30% है बारिश नहीं होगी, तो टोटल तो 1 बनता है ना, ठीक है। तो जब आप सारे केसेस, जैसे आपने नंबर ऑफ हेड्स बोला 0 और 1, तो 0 हेड की 1/2 होती है और 1 हेड की 1/2 होती है, टोटल 1 आता है। आप सब लोग इस 12वीं क्लास में पढ़ चुके हो, बट स्टिल ये दीज आर दी 2 बेसिक एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यू शुड रिमेंबर, ठीक है। आई होप सारे बच्चों को ये अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो नीचे PDF दे रखी है, वो PDF आप ओपन कर लीजिए। अब हम डिस्क्रीट के कुछ सवालात करेंगे, उसके अलावा कुछ नए कंसेप्ट उन सवालात से भी निकल के हमारे पास आएंगे, ठीक है। सारे बच्चे पहले PDF ओपन कर। ओके गाइस, आई होप सब बच्चों ने PDF निकाल लिया हो। तो रैंडम वेरिएबल, जो कि टॉपिक का नाम है, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, PDF, CDF, ये सब जो लिखा हुआ है उसमें। सबसे पहले पहला सवाल डिस्क्रीट में जो लिखा हुआ है, डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज कैन सर्व एज द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल 1 2 3 4, ये वैल्यूज आपको दे रखी है, ठीक है। सो देखते हैं फर्स्ट, ये आसान से सवाल है, मुझे पता है काफ़ी बच्चों को शुरू में काफ़ी आसान लगेगा, बट मैं धीरे धीरे ही लेवल बढ़ाऊंगा। मुझे नहीं पता ना आप लोगों का लेवल कितना ज़्यादा हाई है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटीज़ लिखी हुई है कुछ इस फॉर्म में, 0.25, 0.75, 0.25, 0.25, हाँ। सारी प्रोबेबिलिटी 0 के बीच में है, नो प्रॉब्लम, बट सबका टोटल तो 1 से बड़ा आ रहा है, यही 1 बन गया, 1.5 अप्रॉक्सीमेटली टोटल आ रहा है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नो वरी। सिमिलरली बी ऑप्शन है, आई होप बी वाला सवाल आप कर लो। टोटल अगर 1 आ रहा होगा तो आप उसको चेक कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता मुझे इसे करने की जरूरत है बी पार्ट को, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 के जो कुछ पार्ट्स हैं उस पर मैं फोकस करूंगा, जरा ध्यान दें सारे। 2 में कह रहे हैं डिटरमाइन द वेदर द गिवन फंक्शन कैन सर्व एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल विद गिवन रेंज। देखो सेकंड के ए पार्ट में आपको fx दे रखा है, x - 2/5 और x की वैल्यू है 1 2 3 4 5। बेटा ये जो fx है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की 2 टाइप है, या तो ये डिस्क्रीट का है या कंटिन्यूअस का है, क्योंकि मास वर्ड इन्होंने यूज़ नहीं किया। मास लिखा होता था मैं मान जाता है, डिस्क्रीट के लिए हम मास वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यू से बताएंगे। आप क्लियरली देख सकते हैं रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइनाइट है और वो काउंट की जा सकती है, काउंटेबल है। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और ये एक PMF है। अब ये क्या एक वेल डिफाइंड PMF है नहीं है, मतलब क्या ये PMF की एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, वो देखते हैं हम लोग। तो अगर मैं एक एक प्रॉपर्टी निकालूं, पहले F1 निकालूं, तो 1 - 2/5 - 1/5, यहीं से नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सर्व नहीं करेगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो पहला वाला तो ऑटोमेटिकली नहीं है। दूसरा वाला भी आप अगर चेक करना चाहें, दूसरे वाले में है
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 30, ठीक है। बी पार्ट में आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 30, हाँ, और x की वैल्यू दे रखी है 0 1 2 3 4, हाँ। सो एफ ऑफ 0 0, एफ ऑफ 1 1 बाय 30, एफ ऑफ 2 4 बाय 30, एफ ऑफ 3 9 बाय 30, एफ ऑफ 4 16 बाय 30। एक सेकेंड, और भी कोई वैल्यू है? बस 0 1 2 3 4। तो आप अगर आप इसे टोटल करना चाहें तो 9 और 4 13 और 1 14 और 16 30 बाय 30, यानी ये 1 आ रहा है और सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो ये सर्व करता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सिमिलरली सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, जहाँ पे एफ एक्स आपको दे रखा है 1/5 और एक्स की वैल्यू दे रखी है 1/5। सी पार्ट, सी पार्ट में एफ एक्स है 1/5 और x की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5। ये तो बड़ा आसान है, डिस्क्रीट है, फाइनाइट है। f1 1/5, f2 1/5, f3 1/5, f4 1/5 और f5 is also 1/5, and when you see the total is 1। clear to everyone? ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ c so that the function serve as the probability distribution function। a दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू सी एक्स, बी दे रखा है ये, सी दे रखा है ये, ठीक है। सो थर्ड का a पार्ट में लिखता हूँ पहले। एफ एक्स दे रखा है आपको सी एक्स और x है आपके पास 1 2 3 4 5, हाँ। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c सर्व एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मतलब ये एक्चुअली में एक वेल डिफाइंड पीएमएफ है, वेल डिफाइंड पीडीएफ है। मैंने बोला इसको समटाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्ड भी इसके कॉरस्पॉन्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ एफ एक्स 1। तो समीशन निकालेंगे अगर, तो पहले f1 निकालो, तो c इंटू 1, c इंटू 2, c इंटू 3, c इंटू 4, c इंटू 5 इज इक्वल टू 1। ओके, आगे अगर बढ़ें तो when we take c outside 1 2 3 4 5 1, c is equal to 1/15, ठीक है। सिर्फ बोल रहा है ना, कंडीशन लेके चलनी है आपको ना, उसे मान के चलना है कि ये एक्चुअली में है पीडीएफ पीएमएफ। बी पार्ट है 1 to 6। आई होप बी पार्ट कर लोगे, मैं सी पार्ट कर देता हूँ, हाँ, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो एफ एक्स है c इंटू 1/4x और x जो है बच्चे वो 1 2 3 एंड सो ऑन है। साफ साफ इनफाइनाइट है बट काउंटेबल है, क्योंकि 1-to-1 मैपिंग हो सकती है। तो समीशन ऑफ एफ एक्स अगर 1 लेके चलोगे तो c बाहर ले लो, पहले x को 1 डालो, फिर x को 2 डालो, फिर x को 3 डालो एंड सो ऑन। सो दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट इज नथिंग बट a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1 चल रहा है, सॉरी मैं 1 लिखना भूल गया। c इंटू 1/4, 3/4, 4 से 4 कट गया, c की वैल्यू आ गई 3। सिंपल, ठीक है। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया हो कि कैसे हम लोग ये चेक करेंगे कि कोई भी पीएमएफ डिस्क्रीट का और पीडीएफ डिस्क्रीट का आपका वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी का 1 और हर प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच, इंक्लूसिव 0 और 1 भी हो सकती है, लाइक मतलब होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे नए कंसेप्ट पे बढ़ने वाले हैं जिसका नाम है CDF। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है वो, ठीक है। ज़रा ध्यान देना प्लीज सारे के सारे। ओके फाइन, देखें पीडीएफ और पीएमएफ तो क्लियर है सबको, हाँ। नेक्स्ट है मेरे पास CDF। CDF, ओके, देखिएगा ध्यान से।
यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बच्चों बहुत आराम से समझना, पता है इसके ना बहुत यूसेज है, बहुत यूसेज है आगे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, इसकी नोटेशन होती है ये एफ एक्स स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल, स्मॉल एक्स वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। आप चाहो और चाहो क्या, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सब्सक्रिप्ट वाला ना यूज करो तो। काफ़ी किताब ये यूज़ करती है, कुछ किताब ये यूज़ करती है, मैंने दोनों लिख दिए। कहीं आप कहीं देखो सर नीचे भी कुछ लिखा हुआ था, आपने तो लिखा नहीं, तो देखो आप लोग पॉइंट करने से पीछे तो हटोगे ही, आई नो दैट, सो इसलिए आई शुड बी केयरफुल। सो गाइज ये होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस दैन इक्वल टू स्मॉल एक्स। देखो जो पीएमएफ होता है या पीडीएफ होता है वो आपको बताता है रैंडम वेरिएबल की कॉरस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटीज, सिंपल। बट जो सीडीएफ होता है वो रैंडम वेरिएबल की कॉरस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटी नहीं बताता, वो रैंडम वेरिएबल या उससे पीछे की सारी प्रोबेबिलिटीज का टोटल बताता है मुझे। जैसे यार मीडियम में पढ़ते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुछ उस तरीके का याद आ रहा है, बोलो। ठीक है, सो in the PMF or in the PDF we find the probabilities correspond to the random variable, but in the CDF we do not find the correspond probability to the random, मतलब probability correspond to the random variable, but we find the cumulative, मतलब उस random variable और उससे पीछे की probabilities का total। Let me do one question for you, आपको समझ में आएगा अच्छे से, देखो ध्यान से, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। मैं एक पीडीएफ लिखता हूं, एक्स है, ध्यान देना, 1 सॉरी स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटीज मेरे को दे रखी है 0.4 0.2 0.05 0.15 6 10 0.2 और ये 1, टोटल 1 बन रहा है। 40 और 20 60 और 20 80 और 20 100, ठीक है। आई हैव द पीडीएफ, मुझसे बोला गया सीडीएफ निकालो। मैंने बहुत आराम से पहले डिटेल में बताऊंगा और मैं चाहूंगा आप सारे प्लीज जरा अच्छे से देखें, ठीक है। देखो सीडीएफ में हमें निकालना ही है which is nothing but this, okay, clear to everyone। अब सुनो, एक एक करके देखते हैं। स्मॉल एक्स की वैल्यू सबसे पहले क्या है 1, एफ ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस दैन इक्वल टू 1, 1 या 1 से पहले तो क्या सिर्फ 1 ही लाई करेगा, क्योंकि 1 से पहले तो कुछ है ही नहीं, रैंडम वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो वो कितना है 0.4। तो मार्क माई वर्ड, द फर्स्ट पीडीएफ प्रोबेबिलिटी एंड द फर्स्ट सीडीएफ प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी सेम, ठीक है। लेट्स फोकस ऑन सेकेंड रैंडम वेरिएबल, 2 की सीडीएफ प्रोबेबिलिटी, मतलब 2 या 2 से पीछे की प्रोबेबिलिटीज का टोटल, यानी एक तो 2 और एक 1, ठीक है, एक तो 2 और एक 1। सो 0.2 0.4 0.6, सिंपल, ठीक है। f ऑफ 3 मतलब प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस दैन इक्वल टू स्मॉल लेस दैन इक्वल टू 3, यानी 3 2 1 कर दो इन तीनों का टोटल, समझ गए सारे, 0.65। f4 प्रोबेबिलिटी एक्स लेस दैन इक्वल टू 4 यानी 0.8, एंड f5 प्रोबेबिलिटी एक्स लेस दैन इक्वल टू 5 इज 1। मतलब 5 या 5 से पीछे तो ये सब ऐड हो जाएंगे ना 1। सबको क्लियर, अच्छे से क्लियर। प्रेजेंटेशन स्टाइल देखो इसका, प्लीज प्रेजेंटेशन स्टाइल देखो, बहुत अमेजिंग है।
हमेशा ऐसे ही प्रेजेंट करना है जैसा मैं कर रहा हूं। दिस इज द स्टैंडर्ड। सबसे पहले जो रैंडम वेरिएबल होगा उससे पीछे, फिर ये रैंडम वेरिएबल के हिसाब से चलना है। दिस 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 एंड दिस। ओके, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं एक एक करके लिखता हूँ। बेटा ये इसका प्रेजेंटेशन स्टाइल होता है, हमेशा इसको ऐसे ही प्रेजेंट करना है आपने, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से। बच्चों मैंने अगर यहाँ पे 1 से पीछे का कोई इवेंट डाला, मुझे एक बात बताओ, क्या 1 से पीछे कुछ भी अकर कर रहा है? बोलो सर नहीं। तो 1 से पीछे कुछ है ही नहीं, तो 1 से पीछे की प्रोबेबिलिटी सारी 0 है। तो 1 से पीछे की CDF प्रोबेबिलिटी भी सारी क्या होंगी? 0। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना। 1 से 2 के बीच इंक्लूसिव 1, जब 1 इंक्लूडेड है तो 1 डालो यहां। f ऑफ 1 कितना आया? 0.4। बट सिर्फ 1 थोड़ी डालना है, 1 और 2 के बीच की वैल्यू भी तो लेनी है। अब देखो 1 और 2 के बीच की वैल्यू, लेट अस सपोज मैं 1.8 लेता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1.8। अब 1.8 और उससे पीछे, 1.8 और उससे पीछे की प्रोबेबिलिटी बहुत सारे ले लो, 1.8, 1.7, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, टिल ऐसे 1 तक ही जाएगा ना, क्योंकि 1 से स्टार्टिंग। क्या ये सारे रैंडम वेरिएबल अकर कर रहे हैं? नहीं है क्या इसमें? नहीं। तो जो रैंडम वेरिएबल है ही नहीं, उनके प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 0। तो इसलिए जब आप 1.8 डालोगे लेस देन इक्वल टू 1.8, तो 1.8 से पीछे, तो 1.8 से पीछे तो सिर्फ 1 ही अकर कर रहा है यार, सिंपल। 0.4 एग्जैक्टली 1 डालोगे तो f 1.4 है। 1 और 2 के बीच का नंबर डालोगे, 1.7 डालो, तो 1.7 डालने का मतलब 1.7 की प्रोबेबिलिटी नहीं, 1.7 यहां डल रहा है, कैपिटल F में डल रहा है, यानी 1.7 से पीछे की प्रोबेबिलिटीज, और 1.7 से पीछे की प्रोबेबिलिटी यानी 1.7 से पीछे की जितने रैंडम वेरिएबल्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटीज का टोटल। तो 1.7 से पीछे के रैंडम वेरिएबल में सिर्फ क्या कर रहे हैं? 1। सो सिंपल, इसीलिए दिस। और देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट, 2 से 3 इंक्लूसिव 2 डालो, F2, 2 की प्रोबेबिलिटी नहीं, 2 की CDF प्रोबेबिलिटी, 2 की CDF प्रोबेबिलिटी मतलब 2 या 2 से पीछे की प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। सो 2 से पीछे की प्रोबेबिलिटीज 0.6। बट बच्चे कहते हैं सर 2 डाला, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच चलो सपोज करो 2.8 डालो, 2.8 इसमें डालोगे, इसमें 2.8 डालने का मतलब क्या है? 2.8 से पीछे की प्रोबेबिलिटीज का टोटल। 2.8 से पीछे क्या कर रहा है? 2 और 1, और 2 और 1 की प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना है? 0.6। समझ गए? नहीं तो रिवाइंड करके देखो, मैं बहुत चिल्लाया हूं, देख लो दोबारा। सो 3 से 4 पे अगर मैं आऊं यार, अगेन 3 इसमें डालूंगा, 3 इसमें डालना मतलब 3 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी नहीं, 3 या 3 से पीछे की प्रोबेबिलिटीज का टोटल। सो 3 से पीछे की प्रोबेबिलिटीज का टोटल कितना है? 0.65। 3 और 4 के बीच 3.1 ले लो, 3.1 से पीछे, 3.1 से पीछे तो 3, 2 और 1 ही लाई करेगा, यानी f ऑफ 3 ही मतलब हो गया उसका। 3, 2, 1 की प्रोबेबिलिटी का टोटल मतलब f ऑफ 3, 3 या 3 से पीछे की प्रोबेबिलिटीज का टोटल। सिमिलरली ये हो गया 0.8 और ये हो गया 1। ये इंटरेस्टिंग है, सुनो। 5 या 5 से ज्यादा, कुछ बच्चे कहते हैं सर 5 से कम क्यों नहीं लिखा? मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, 5 डालूंगा तो f ऑफ 5 कितने? 1 है। समझ में आ रहा है? f ऑफ 5 1 है। 5 से बड़ा 6 डालो, 6 डालना है मतलब 6 से पीछे की प्रोबेबिलिटीज का टोटल इंक्लूसिव 6 या 6 से पीछे में 6 तो है ही नहीं, और उससे पीछे में क्या है? 5, 4, 3, 2, 1, तो इन सब का टोटल 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 10 डालो, F10, 10 या 10 से पीछे की प्रोबेबिलिटीज का टोटल 10, 9, 8, 7, 6 तो है ही नहीं, तो उसमें 5 या 5 से पीछे ही आएगा, विच इज 1।
दिस इज द प्रेजेंटेशन स्टाइल फॉर राइटिंग दी CDF। हमेशा ऐसे ही लिखना है जब PDF ऐसे दे रखा होगा आप लोगों को, ठीक है? ओके, आगे देखते हैं। फाइन, इसका डायग्राम बनाते हैं CDF का। देखिए जरा ध्यान से, 1 2 3 4 4 5 डायग्राम पूछता है पेपर में, इसलिए मैं बना रहा हूँ उसका। देखिए ज़रा ध्यान से, गैप सेम ले लो, 0.2 0.4 0.6 0.8 एंड 1। हाँ, सो बेटा 1 से पीछे 0, यानी 1 से पीछे 0। हाँ, 1 से 2 के बीच इंक्लूसिव 1 0.4। कुछ बच्चे जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी हो, थोड़ा दिमाग लग रहा हो, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप डायग्राम। यस, 2 से 3.6 इंक्लूसिव है 2, इस वजह से। 3 से 4.65, 4 से 5.8। मेरा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा टूढ़ा चला गया तो माफी चाहता हूं। एंड 5 और 5 से आगे 1, आगे मतलब पूरा 1 है, 5 से आगे के सारे रैंडम वेरिएबल के लिए तो ऐसे तीर बना देना एकदम डिशक्याओं वाला। फाइन, और ऐसे इसको, दिस इज द डायग्राम ऑफ CDF, ठीक है? क्लियर टू एवरीवन? दिस इज द वे वी शुड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है? तो अगर मैं CDF की बात करूं और CDF में मैं यहाँ से वैल्यूज लेके जाऊं, क्या मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकता हूँ? कंटिन्यूटी अगर मैं चेक करना चाहूँ तो क्या मैं अगर फुल्ली फंक्शन को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करूं तो हर पॉइंट पे, जैसे 2 पे ये LHL है और ये RHL है, ठीक है? 3 पे ये LHL है और ये RHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, थोड़ा मैथमेटिकली जा रहा हूँ। 4 पे LHL है या RHL है, बट RHL और फॉर फंक्शन सेम आ रहे हैं ना, क्योंकि डॉट फिलअप हो गए। तो RHL और फॉर फंक्शन सेम आते हैं तो फंक्शन को राइट हैंड कंटिन्यूस कहते हैं। सो इससे ये स्पष्ट होता है कि CDF फंक्शन इज ऑलवेज राइट हैंड कंटिन्यूस। याद रखना, कभी कभार पूछ लिया था कहीं पे, ठीक है? ओके, राइट हैंड कंटिन्यूस तो हो गया। डायग्राम भी सम टाइम आपसे इसका भी डायग्राम पूछ लेता है PDF का। तो PDF का डायग्राम लाइन डायग्राम होता है, इसका डायग्राम बड़ा आसान होता है। मैं मतलब ज़्यादा अगर डिटेल में ना जाऊँ, बस ऐसे ही रैंडमली बनाऊँ। सो जैसे 1 पे 0.4, मान लो 0.4 इधर है, लाइन डायग्राम। हाँ, फिर इस पे 0.2 मान लो नीचे है, ऐसे ही रैंडम बना रहा हूँ। 0.05 और नीचे है, 4 पे 0.15 थोड़ा सा ऐसे आ गया, ठीक है? ये थोड़ा छोटा, 5 पे 0.2, ठीक है? ये इसके बराबर आ गया। दिस इज द लाइन डायग्राम, ठीक है? मतलब आप लोग चाहो तो ऐसी वैल्यूज लेके बस ऐसे लाइन बना देते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ PDF, दिस इज द वे वी कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ PDF, ठीक है? सो आई होप सबको क्लियर हो गया हो PDF और CDF अच्छे से। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर 1 2 3 4 5 चले, अगर यहाँ 1 9 10 15 16 है तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ चलेगा। 1 9 10, मान लो ये 15 है और ये मान लो 18 है, गैप हो सकता है, बट कोई कुछ ही वैल्यूज़ हैं 1 to 1 मैपिंग हो पा रही है तो बस बात खत्म। मतलब आई एम सेइंग कि रैंडम वेरिएबल ये भी हो सकते हैं 1 9 10 18 और 27, मान लो ये रैंडम वेरिएबल होते हैं, बाकी सब सेम रहता, तो 1 2 3 4 5 6 को ये वैल्यूज रिप्लेस कर देती बस, और कुछ नहीं होता। और इंस्टेड ऑफ हैविंग द गैप ऑफ 1 से 9, मतलब 1 से 9 इतना बड़ा गैप हो जाता एक डायग्राम का, 9 से 10 1 का गैप हो जाता, 10 से 18 8 का गैप हो जाता, 18 से 27 9 का गैप हो जाता। डायग्राम कुछ चौड़े कुछ छोटे ऐसे हो जाते हैं।
ठीक है, मतलब घबराने वाली बात नहीं है, मैंने तो बड़ा अभी आसान सा एग्जांपल आप लोगों के आगे रखा, ठीक है। तो मतलब जरूरी नहीं है ये मतलब लाइक ऑर्डर में नहीं हो सकते, इनमें गैप जरूरी नहीं है सेम हो, ये ऐसे भी हो सकते हैं, बट ये फाइनाइट है ना, तो ये डिस्क्रीट है। ओके गाइस, तो ये पीडीएफ सीडीएफ क्लियर टू एवरीवन। इसमें एक छोटी सी बात और मैं देख लेता हूँ, हमने यहाँ पर सीखा पीडीएफ से सीडीएफ आना, हाँ, कि अगर मुझे पीडीएफ दे रखा हो तो मैं सीडीएफ कैसे निकालूंगा। फाइन, वी लर्न पीडीएफ टू सीडीएफ, ओके। व्हाट अबाउट सीडीएफ टू पीडीएफ? व्हाट अबाउट सीडीएफ? सुनो, सीडीएफ टू पीडीएफ आने के लिए इधर से इधर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर से इधर आने के लिए सबसे पहले अगर मुझे पेपर में ये दे दिया और कहा जाता है पीडीएफ निकालो, तो यहां पे जो रैंडम वेरिएबल्स होंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, वो मेरे रैंडम वेरिएबल्स होंगे, जो कि क्या है 1 2 3 4 5। आप ऐसे लिखोगे। स्टार्टिंग कैसे करोगे? बड़ा सिंपल है, 1 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 1 के कॉरस्पॉन्ड जो सीडीएफ प्रोबेबिलिटी है और 1 से पीछे जो सीडीएफ प्रोबेबिलिटी है उसको सब्ट्रैक्ट करो, दिस माइनस दिस 0.4। 2 पे चाहिए, तो 2 पे जो सीडीएफ प्रोबेबिलिटी है और 2 से जस्ट पहले जो सीडीएफ प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस करो, 0.2। 3 पे पीडीएफ चाहिए, पीएम में मतलब प्रोबेबिलिटी चाहिए, कॉरस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटी 3 की, तो 3 पे जो सीडीएफ है 0.65 और 3 से जस्ट पहले मतलब ये जो सीडीएफ है वो माइनस करो। तो यार सिंपल है, पीडीएफ टू सीडीएफ जाने के लिए ऐड करते हैं, सीडीएफ टू पीडीएफ जाने के लिए माइनस करेंगे। सो मैं एक फॉर्मूला लिखने जाता हूँ, इफ आई वांट टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू a यूजिंग सीडीएफ, देन द फॉर्मूला इज a का सीडीएफ और a से जस्ट पहले का सीडीएफ, ये भूलना मत, ठीक है। मतलब ये जनरलाइज फॉर्म है, हमेशा याद रखना। मैं दिखा देता हूं, मान लो मुझे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 निकालना है, तो क्या होगा, 3 का सीडीएफ और 3 से जस्ट पहले का सीडीएफ। सो 3 पे 3 यही इंक्लूड हो रहा है ना, उस पर सीडीएफ प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.65 और 3 से जस्ट पहले मतलब लेस देन 3, तो 3 से जस्ट पहले सीडीएफ कितना है 0.6, कितना आ गया 0.05। आप चेक कर सकते हो 3 पे प्रोबेबिलिटी इतनी थी। तो कोई भी बच्चा ये मत भूलना प्लीज। किताबों में लिखा हुआ है एफ ऑफ ए -1, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों मैं कैटेगराइज करूँ, जब इंटीजर हो तो ऐसा होगा, जब नॉन इंटीजर्स हो एक्स पे तो कैसा होगा। एक ही याद रखो ना यार, कितने फॉर्मूले याद रखिए, छोटा सा दिमाग हमारा, इतना सब कुछ हमें रखना है उसमें, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, लिख लो इसको। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। कुछ फंक्शनल फॉर्म में आपके पास पीडीएफ आएंगे जिसके आपका सीडीएफ निकालना होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। 5 में वैसे बोला ये है कि फाइंड द सीडीएफ ऑफ द बिलो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है वो कैसे पता लगेगा? आपको दे रखा है ये बेटा 3 × 1/4 की पावर x और x है आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन, अदरवाइज 0। मैं चाहूंगा आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझें, बहुत ध्यान से, ठीक है। ये आपको एक पीडीएफ दे रखा है और आपको बोलता है इसका सीडीएफ निकालो। सुनो ध्यान से, सीडीएफ निकालने से पहले मैं चाहता हूँ एक बारी ना चेक कर लो क्या ये एक वेल डिफाइंड पीएमएफ या पीडीएफ है या नहीं है। वेल डिफाइंड मतलब एज यू नो द प्रोबेबिलिटीज आर 0 से 1 के बीच में ही आएंगी अगर आप डालोगे 1 2 3। डिस्क्रीट है क्योंकि ये ऑब्वियसली काउंटेबल इनफाइनाइट है, और प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 आ रहा है नहीं आ रहा वो अगर चेक करना हो, सो हाउ यू कैन चेक 3 × 1/4 की पावर x, वेर x की रेंज इज 1 से इन्फिनिटी। 3 बाहर ले लो, 1/4 की पावर 1, 1/4 की पावर 2, 1/4 की पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। जीपी बन गया a/1 - r, 3/4, नीचे भी 3/4, सब कटे पिटेगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, देखिए आगे अब बात करते हैं सीडीएफ की। सीडीएफ
बच्चों मैं चाहूंगा ध्यान से देखें आप CDF। हाँ, CDF क्या होता है? ये विच इज दिस। ओके, ठीक है। सो इस CDF में आपको निकालना है स्मॉल एक्स से पीछे की प्रोबेबिलिटीज। स्मॉल एक्स तो इनफाइनाइट है, कोई फाइनाइट नहीं है जो एक एक करके वैल्यू ली जाए। एंड एज योर PDF और PMF इज इन द फंक्शनल फॉर्म, सो यू हैव टू फाइंड आउट द CDF ऑल्सो इन द फंक्शनल फॉर्म। ठीक है। सो स्मॉल एक्स, इसको देखो, मैं ये जो पहले 2 स्टेप लिखूंगा ये गलत होंगे, मैं पहले से बोल रहा हूँ गलत होंगे, बट मैं कुछ एक चीज समझाना चाहता हूं जो इस गलती से आपको सीख मिलेगी। देखो कैसे, 1 से x है ना, लोअर लिमिट तो 1 है, स्मॉल x से पीछे स्टार्टिंग तो 1 से होगी, और स्मॉल x अपर लिमिट है। 3 × 1/4x, 3 1/4, पहले x को 1 डाला, समीशन जब होता है ना समीशन, तो कुछ ही वैल्यू डिस्क्रीट इंटीजर वैल्यूज चलती है, ऐसे अपर लिमिट x डाली, ऐसे बनेगा। ये थोड़ा सा गलत है, गलत क्यों? सुनो, मुझे पता है मुझे स्मॉल एक्स से पीछे की प्रोबेबिलिटीज का टोटल निकालना है इंक्लूसिव स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स अपर लिमिट हो गई और लोअर लिमिट 1 हो गई, ऑब्वियसली वहीं तक जाऊंगा। जब मैंने इसको सॉल्व किया मुझे ये मिला। अब कितनी अजीब सी बात है ना, पहले x को 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, फिर x को x डाला, x को x डाला, साउंड्स बैड, ठीक है, अजीब सा लग रहा है, x की वैल्यू x है, ठीक है, डजंट मेक सेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जब भी CDF निकालना हो फंक्शन फॉर्म में तो आप कुछ ऐसा कीजिए, आप लिमिट x की जगह y की लिमिट लीजिए और फंक्शन को y की फॉर्म में लिखिए। इसके पीछे ना कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इसके पीछे एक छोटा सा कंसेप्ट है कि स्मॉल x की जगह स्मॉल x नहीं डालना चाहते, तो इसलिए कन्वर्टेड इनटू y फॉर्म। तो अब देखो 3 बाहर ले लो, पहले y को 1 डाला, फिर y को 2 डाला, और फिर y को 3 डाला, एंड टिल y को x डाला। अब इसको और इसको मैच करो, क्या दोनों बिल्कुल सेम है। तो आगे से आप सारे के सारे बच्चे अच्छे से कान पकड़ के याद रखें कि जब भी PDF फंक्शन फॉर्म में हो और उससे मुझे CDF निकालना हो तो मैं हमेशा CDF फंक्शन को x की जगह y में कन्वर्ट करूंगा, लिमिट y की फॉर्म में लूंगा, अपर लिमिट, सॉरी ये गलत मैंने लिखा है, ये ऐसे आएगा, आई एम सॉरी, अपर लिमिट जो होगी, ठीक है, अपर लिमिट जो होगी वो हमेशा क्या रहेगी, स्मॉल x रहेगी, ठीक है, अपर लिमिट हमेशा क्या रहेगी, स्मॉल x रहेगी। फाइन, सो आई होप क्लियर होगा, ये और ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, ठीक है। सो फाइनली अब मैं ये तरीका आपने नहीं करना, पेपर में क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही कर रहे हैं। अब अगर आप इसको सॉल्व करें बेटा तो आएगा 3, ये GP बन रहा है, फाइनाइट GP, फाइनाइट सम क्या होता है, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। सो 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा बेटा, फाइनली बच जाएगा 1 माइनस 1/4 की पावर x, ठीक है। ये आ गया मेरा CDF फंक्शन। अब इसको लिखने के 2 तरीके हैं, मैं दूसरा तरीका चाहूंगा, प्रेफर करो, अच्छा इंटरेस्टिंग सा तरीका है वो दूसरा वाला लिखने का तरीका, ठीक है, ध्यान देना। पहला तरीका तो आप ऐसे लिख लो कि भाई CDF जो है, देखो जब PDF x और प्रोबेबिलिटीज दे रखी होती है तब उसे लिखने का तरीका और है, CDF को बता दिया था मैंने आपको, लेस देन, फिर 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से लिखवाया था। जब फंक्शन देता है तो लिखने का तरीका कुछ और है, देखो ये लिखो, अदरवाइज 0, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे तरीका। और 1 ऐसे लिखते थे ना, जो पहला रैंडम वेरिएबल है उससे पीछे की प्रोबेबिलिटी 0 और उतना या उससे आगे में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो,
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो कितना होगा 1 2 3 4 1.1, बट हम ये जानते हैं कि इसकी पावर में सिर्फ इंटीजर्स ही आएंगे। तो अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लूँ, अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लूँ, लेट सपोज 1.1 डालूँ तो 1 ही आएगा, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। 2 लूँ तो 2 आएगा, 2.1 डालूँ तो 2 ही आएगा। तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो आई विल फाइंड द सेम आंसर, मेरे को एग्जैक्टली सेम वही मिलेगा। मेरे को पता है x के 2 पे यहाँ पे इतना आ रहा है, यहाँ पे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे लाई करेगा, बट कोई कहता है सर यहाँ तो 2.2 भी आएगा, तो भी वो 2 ही तो बनेगा, तो भी वो बेटा 2 ही तो बनेगा। तो आप चाहो तो फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो। देखो CDF को निकलेगा ना, एक तरीका ये हमेशा होता है कि जो पहला रैंडम वेरिएबल उससे पीछे 0 लिखना, फिर उसके बाद की प्रोबेबिलिटीज को इस तरीके से लिखना। जब PDF फंक्शन फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है, फाइन, आई होप सबको क्लियर हो गया हो, सबको, ठीक है। सो दिस वे वी शुड फाइंड राइट डाउन द वैल्यू ऑफ CDF, ठीक है, ओके। कोई कहते हैं, बच्चे कहते हैं CDF का फायदा क्या है सर, व्हाट्स द बेनिफिट? इफ समवन आस्क यू टू फाइंड आउट यूजिंग दिस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4 निकालो, अच्छा तो क्या करोगे? इसमें 4 डालोगे, 3 डालोगे, 2 डालोगे, 1 डालोगे, फिर टोटल करोगे। और अगर डायरेक्टली इसका मतलब f(4) है, जब इसमें 4 डाल दोगे तो जो आंसर आएगा क्या वो 4 की प्रोबेबिलिटी होगी? वो 4 या 4 से पीछे की प्रोबेबिलिटी का टोटल होगा, ठीक है, क्लियर? सो पता है जब हमसे प्रोबेबिलिटीज कोई पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी ना मांग के आगे पीछे का टोटल मांगता है ना, तो CDF फंक्शन निकालना बेनिफिशियल होता है बच्चों, हमारे आंसर चुटकियों में आते हैं, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया। इसका B पार्ट है, आप देखोगे बिल्कुल ऐसा ही है, इंस्टेड ऑफ 3 और 1/4 वहाँ P और 1 - P लिखा हुआ है। तो मेरी पूरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे खुद करें या मैं करूँ? चलो मैं करता हूँ। बी पार्ट देखिए, हाँ कुछ भरोसा नहीं है ना, आपके डाउट शाउट आ जाए उसमें, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर आपके डाउट शाउट उत्पन्न हो गए उसमें तो पंगा पै जाएगा। सो बी पार्ट है इसका, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है 1 - P की पावर x - 1 इंटू P, और x है 1 2 3 एंड सो ऑन, अदरवाइज 0। देखिए जरा ध्यान से, पहले चेक कर लें वेल डिफाइंड है या नहीं है। समीशन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x निकालें, और x की रेंज क्या है 1 से इन्फिनिटी। तो P को तो बाहर ही ले लो, पहले x को 1 डालो तो 0, x को 2 डालो तो 1, x को 3 डालो तो स्क्वायर एंड सो ऑन। फॉर्मूला क्या है, ये 1 हो जाएगा, a/1 - r, 1 आ गया। नाउ लेट्स फाइंड द CDF। fx क्या होगा? प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x क्या होगा? समीशन y 1 से लेके x तक 1 - P की पावर y - 1 इंटू P, ठीक है। एज वी नो P इज कॉन्स्टेंट, तो P बाहर ले लो, पहले y को 1 डालो, फिर y को 2 डालो, फिर y को 3 डालो, फिर y को x डालो। ये 1 - P की पावर 0 1 हो जाएगा, लिख दूं डायरेक्ट 1। GP बन रही है, हाउ मेनी टर्म्स वी हैव, 1 से लेके x - 1 तक, ठीक है। बेसिकली ये तो x - 1 टर्म्स है, एक टर्म और ऐड हो गई तो x टर्म्स हो गई, यही गलती तुम करते। तो a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, 1 से 1 P से P, ये बच गया आप लोगों के पास। अब बिल्कुल वैसे PDF को कैसे, fx प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन, सॉरी फंक्शन लिखना है ना हमें, क्या आएगा जी,
अगर x 1 2 3 एंड दिस है तो ये लिख दो, अदरवाइज 0। और वो मेरे वाले मेथड से अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड हो, जो मुझे पसंद है, लेस देन 1 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर डालोगे तो इसकी पावर जो ये इंटीजर आ रहे थे इंटीजर ही आएंगे। हाँ, क्लियर? ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6, 7 और 8 तीनों ही जैसे हैं। मैं एक करूंगा, बाकी दो आप खुद करेंगे। मैं बाकी दो भी करूंगा, बट आप पहले इसको खुद करना और उसके बाद मेरे आंसर से मैच करना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है, इफ एक्स हैज द डिस्ट्रीब्यूशन, आपको सीडीएफ दे रखा है, फाइंड कुछ 3 पार्ट की उसने डिमांड की। लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। 6 एफ एक्स है मेरे पास, एक्स लेस देन 1 0, 1 से 4 1/3, 4 से 6 1/2, 6 से 10 5/6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 10 1। ठीक है, क्या डिमांड की है जरा देखो। पहला पार्ट बोला प्रोबेबिलिटी 2 से 6 निकालो, ये। दूसरा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 निकालो, और तीसरा पार्ट बोला मुझे पीडीएफ निकालो। मैं ना पहले पीडीएफ निकाल रहा हूं, उसके बाद पीडीएफ से प्रोबेबिलिटीज निकालूंगा, और अगर पेपर में पीडीएफ नहीं मांगता, डायरेक्ट ही पूछता, तो कैसे निकालते वो भी बताऊंगा यूजिंग सीडीएफ। सबसे पहले अगर पीडीएफ की बात की जाए तो पीडीएफ के लिए चाहिए होती है रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज। व्हाट आर दे? क्या वैल्यूज है? दीज आर दी वैल्यूज 1 4 6 10। हाउ यू फाइंड दी प्रोबेबिलिटीज? You all knows this minus this, this minus this। 6 LCM ले लो, 1/6, this minus this, 2/6, and this minus this 1/6। 2 3 4/6, 6 LCM आएगा 2 6/6। ठीक है, सो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नॉर्मली आप इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। ओके, इसके बाद इन्होंने मांगा हमसे ए और बी पार्ट। बड़ा आसान है ए और बी पार्ट। 2 से बड़ा बट 6 या 6 से छोटा। 2 से बड़ा 4 आएगा, 6 आएगा, बट 6 तक ही रहना है, तो ये टोटल आ जाएगा आंसर इसका। एग्जैक्टली 4 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। बट पता है, मैं चाहता हूं आप लोग इन प्रोबेबिलिटीज का आंसर पीडीएफ की मदद से ना दें, सीडीएफ की मदद से दें। तो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं इसको। देखो, इफ आई यूज सीडीएफ, ठीक है, जरा देखो, जरा ध्यान से कैसे करेंगे। सीडीएफ की मदद से अगर मैं इसको देना चाहूं तो पहले ना आप एक काम करो, आप अपने रैंडम वेरिएबल को ऐसे नंबर लाइन में लिख लो। मतलब मुझे लगता है मैं आई फील कंफर्टेबल, आप भी करो। 1 4 6 10 ऐसे रैंडमली लिख लो, रफ में लिख लो, एग्जामिनर को दिखाने की जरूरत नहीं है। उसने बोला है 2 से 6, तो यानी ये दोनों आएंगे ना, बस 4 और 6 का टोटल आएगा ना। तो सीडीएफ हमेशा कहता है पीछे की प्रोबेबिलिटीज। तो अगर मैं 6 या 6 से पीछे में से 1 या 1 से पीछे माइनस कर दूंगा तो 4 और 6 का टोटल आ जाएगा। मैं अगर x लेस दैन इक्वल टू 6 में से x लेस दैन इक्वल टू 1 कर दूंगा तो क्या मुझे 4 और 6 का टोटल मिलेगा। 6 या 6 से पीछे में 6 4 1 सब एक है, 1 से पीछे में सिर्फ 1, तो वो 1 हट जाएगा तो 4 और 6 ही तो रह जाएगा। मतलब f6 माइनस f1। व्हाट इज f6? 5/6। व्हाट इज f1? 1/3। एलसीएम लो, 6 5 माइनस 2, ठीक है, 3/6। यहां से भी 3/6 आया था, ये भी 3/6। ठीक है, एग्जामिनर आपको बोल सकता है बेटा सीडीएफ से प्रोबेबिलिटीज निकालो।
ठीक है। सेकंड है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 मतलब अब सिर्फ एक इंडिविजुअल इवेंट चाहिए, सिर्फ 4 चाहिए ना, तो 4 से पीछे और 1 से पीछे माइनस करोगे तो 4 ही तो बच जाएगा। बाकी मैंने आपको ऐसे भी सिखवाया था कि एक सिंगल निकालनी हो तो F4 और F4 से पहले, तो F4 कितना है बेटा 1/2 और F4 से जस्ट पहले कितना है 1/3, यानी 1 ही हो गया, वो भी F1 1/6। देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 1/6। तो एग्जामिनर हो सकता है ऐसे सवाल आपके आगे रख दे कि वो आपको CDF दे दे और कहेगा मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालो बट CDF नोटेशन यूज करो, ठीक है। सो अगले 2 सवाल बिल्कुल ऐसे हैं। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप पहले उसको खुद करो, मैं भी कर रहा हूँ, स्टॉप कर दो ना वीडियो को, फिर चेक कर लो यार तुम ठीक हो या मैं ठीक हूँ, वैसे तो हम दोनों ठीक होंगे, ठीक। तो पहले ये लिख लो आराम से। सो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। आप आई होप आप लोगों ने कर लिया हो, मैच कर लेना मेरे से। 7 में आपको CDF दे रखा है 0 1/4 1/2 3/4 और 1, x लेस देन -1 -1 से 1 1 से 3 3 से 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x लेस देन इक्वल टू 3। पहला पार्ट एक एक करके अब सारे पार्ट निकालेंगे CDF की मदद से, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज x लेस देन इक्वल टू 3 और पहले क्या लिख लें वो लिख लें, क्या क्या पॉइंट है -1 1 3 5, यही 4 है रैंडम वेरिएबल बस, ठीक है। सो लेस देन इक्वल टू 3 तो डायरेक्टली F3 लिख सकते हैं इसको बेटा, तो F3 3 आ रहा है, F3 कितना है 3/4, ठीक है। सेकेंड एग्जैक्टली 3 चाहिए, एग्जैक्टली तो पता है आपको क्या करते हैं, उसकी CDF और उससे पीछे के इवेंट का CDF। F3 पे CDF कितना है 3/4 और 3 से जस्ट पहले कितना है 1/2, सो 4 LCM 3 - 2 1/4। मैच करते जाओ, आई होप सबके ये आ रहे हो। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3, अच्छा लेस देन 3 मतलब 3 से पीछे, तो 3 से पीछे क्या आएगा ये दोनों, यानी 1 या 1 से पीछे बोल दूं, यानी f(1) जो कि कितना है f(1) 1/2, यही आ रहा हो आई होप सबका। नेक्स्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, डी पार्ट है बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी इन तीनों का टोटल, तो इन तीनों का टोटल CDF से कैसे लिखें, 5 से पीछे में से 5 से पीछे में से -1 से पीछे का माइनस कर दे इंक्लूसिव -1, तो 135 आ जाएगा। 5 से पीछे मतलब ये सारा, इसमें से ये वाला घटा दें तो 135 आ जाएगा, वही चाहिए ना मुझे। तो F5 और F-, व्हाट इज F5 बेटा 1, F-1 कितना है 1/4, कितना आ गया 3/4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ई पार्ट, ई पार्ट है -0.4 लेस देन x और लेस देन 4, -0.4 से बड़ा, -0.4 से -0.4 इसके बीच में आएगा, उससे बड़ा मतलब 1 3 बट 4 से छोटा, तो 1 3 आएगा ना बस। सो 1 3 चाहिए, इन तीनों दोनों का टोटल चाहिए, तो 3 से पीछे में से -1 से पीछे का माइनस कर लो, मतलब इन F3 मतलब ये इसमें से ये हटा दो तो ये वाली आएगा, तो F3 F-, F3 है 3/4, F-1 है 1/4, 2/4 यानी 1/2, फाइन। आगे बढ़ते हैं, F पार्ट, F पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5, सो प्रोबेबिलिटी x एग्जैक्टली चाहिए, तो F5 और 5 से जस्ट पहले, तो F5 1 है, 5 से जस्ट पहले 3/4 है, 1/4 आ गया, ठीक है। आई होप सब बच्चों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया हो, ठीक है।
अब जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मतलब बेसिकली ये मैंने किया 7th 8th आप खुद करो, मैं नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर जो 9, 10, 11 है, तीनों एक जैसे हैं, जिसमें वेल डिफाइंड पीडीएफ लेके आपको सी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर रहा हूँ पहले मैं। सपोज दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन विथ फॉलोइंग पीएफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। देखो एफ एक्स इज सी अपॉन 2 की पावर एक्स, otherwise 0. Okay, summation of fx is 1, x 1 से infinity, c upon 2 की पावर x is 1, c बाहर ले लो बेटा, x को 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो and so on, a upon 1 minus r ये होगा ना, this upon this is equal to 1, c इंटू 1/2 अपॉन 1/2 कट गया, c की वैल्यू 1 आ गई। आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। आगे देखते हैं, 9th हो गया। 9th के बाद आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। 10 अच्छा है, काफ़ी लोगों को डाउट रहा होगा शायद, अगर अपने आप किया होगा ट्राई आपने, पहले खुद कर लो, ठीक है। आपको पीडीएफ इसलिए दिया, पहले खुद कर लो। इसमें भी आपको पीडीएफ कुछ ऐसा ही दे रखा है, सी थीटा की पावर एक्स अपॉन में एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू 1 to टिल इंफिनिटी, अदरवाइज 0, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड सी इज द अबव फंक्शन इस PMF, सो दैट ये PMF बन जाए। सो ये वाला रब कर दूं, मैं करता हूँ कैलकुलेशन। देखो देखो 10th को देख के ये तो पता लग गया, आंसर लिखूं, C शुड बी पॉजिटिव एंड थीटा ऑल्सो शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि C नेगेटिव होगा तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ जाएगी इररेस्पेक्टिव। थीटा भी एक तरीके से पॉजिटिव ही होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। बाकी पावर पे भी डिपेंड करता है ना, कुछ कहेंगे हो सकता है दोनों नेगेटिव नेगेटिव में तो पॉजिटिव बन जाए, बट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तभी बनेगा जब यहाँ पर थीटा के नेगेटिव होने के बाद उसकी पावर भी ऑड होगी, बट इवन आएगी अगर पावर, तो माइनस की पावर इवन पॉजिटिव हो जाएगी, और सी अगर सारा नेगेटिव है तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव बन जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, ये अगर ये दोनों नेगेटिव है, सी नेगेटिव है, थीटा भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव की पावर ऑड नंबर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बट अगर नेगेटिव की पावर इवन नंबर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और सी नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। इसलिए दिस शुड बी द मेन कंडीशन, देन वी शुड प्रोसीड। नाउ अगेन समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1, आई एम डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यू, सी बाहर ले लो, थीटा की पावर 1/1, थीटा स्क्वायर बाई 2, थीटा क्यूब बाई 3, थीटा 4/4 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1। मैं आपको एक सीरीज याद दिलाता हूँ, अगर आपको याद, एक सीरीज होती है log 1 प्लस थीटा या log 1 प्लस एक्स, जो थी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4/4 सो ऑन। ये बिल्कुल कुछ उस तरीके की लग रही है, बट क्या है, हर जगह प्लस है। अच्छा देखो इसके बाद, इसको आगे जब मैं लेके जाऊं, ठीक है, अगर मैं x की जगह माइनस एक्स कर दूं तो जहाँ जहाँ x है माइनस एक्स आएगा, बट ये तो प्लस ही रहेगा ना, माइनस एक्स का क्यूब माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस ही रहेगा, फिर अगला माइनस, सब माइनस चलेगा। मेरी बात सुनो, जब मैंने x को माइनस एक्स डाला तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट बाहर माइनस है, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब, प्लस वाला है तो माइनस बन जाएगा। ऐसे कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ी बहुत तो गणित यूज होगी यार, ठीक है। बिल्कुल यही बन गया। सो क्या बन गया,
माइनस लॉग 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। तो सी कितना आ गया, -1 अपॉन लॉग 1 माइनस थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉग का एंगल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो थीटा शुड बी लेस देन 1 एंड थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0। चेक कर लो आंसर, ठीक है, मैं भी चेक कर लूँ ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, बिल्कुल ये है, ठीक है, फाइन। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। क्वेश्चन 12 में कह रहा है, a contractor is required by a country planning department to submit 1, 2, 3, 4 or 5 forms depending on the nature of the project in applying for the building permit. Let y be the number of forms required of the next applicant. The probability that y forms are required is known to be proportional to k, that is py is equal to ky for y 1 to 5. What is the value of k? अच्छा देखो, 12th में जो y है वो 1 2 3 4 5 है, काफ़ी अंग्रेजी लिखी हुई है जो बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। के वाई पी वाई है, के वाई यानी के 2k 3k 4k 5k। हाँ, वेल डिफाइंड होने के लिए टोटल शुड बी 1 15k। सो वी ऑल नो समीशन ऑफ पी वाई शुड बी 1, 15k is equal to 1, that means beta k is nothing but 1 by 15. So first part is easy. आगे कह रहे हैं, what is the probability that at most 3 forms are required? Okay, at most 3 forms are required, यानी less than equal to 3। अभी तो CDF को कोई टेंशन नहीं है, PDF से ही कर लो। तो less than equal to 3 मतलब this तीनों का प्लस हो जाएगा, 3 to 5 और 6k and k is 1 by 15, 6 by 15, 0.4, 0.4, ठीक है। What is the probability that between 2 and 4 forms are required? ठीक है, between 2 and 4 ये बोले। So between 2 and 4 क्या होगा, 3 होगा, यानी 3k 3 by 15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डी पार्ट में। डी पार्ट क्या कह रहा है, डी पार्ट कह रहा है कुड पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 50 बी दी पी एम एफ ऑफ वाई, ठीक है। वाई स्क्वायर बाय 50 क्या हो सकता है, सो देखो जरा, वाई क्या है बच्चे, 1 2 3 4 5, so 1 by 50, 4 by 50, 9 by 50, 16 by 50 and 25 by 50। टोटल क्या 1 बन रहा है, 9 4 13 और 1 14 और 16 30, नॉट इक्वल टू 1। तो आंसर इज नो, ठीक है। सो इसी के साथ बेसिक पीडीएफ सीडीएफ मेरी तरफ से ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जो कि होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे अभी तक पीडीएफ हमें दे रखा था या तो सीडीएफ से पीडीएफ निकाल रहे थे। अब एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आएंगे जहाँ पर हम लोगों को पीडीएफ जनरेट करना पड़ेगा, पीएमएफ जनरेट करना पड़ेगा एंड देन सीडीएफ भी डिमांड कर लेगा, ठीक है। सो पहले आपको ये अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे।